नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। शाम के 7 बज गए हैं, वक्त हो गया है खबर दमदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत दिन भर की 7 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पहली खबर ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई है। ब्रजभूषण मामले में दिल्ली पुलिस ने आज चार्जशीट फाइल कर दी है। पॉक्सो केस की रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई। दूसरी बड़ी खबर भगवान राम के मंदिर से जुड़ी हुई है। सीएम योगी ने आज रामनगरी से ऐलान किया है कि जनवरी 2024 में मंदिर का लोकार्पण होगा। और अगली खबर अतीक से जुड़ी रहेगी। माफिया अतीक के करीबियों पर लगातार एक्शन जारी है। साथ ही प्रयागराज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की जो दुकान खुली हुई थी, खबर चलने के बाद फिर से प्रशासन ने उसे बंद करवा दिया। कानपुर और आगरा में बुलडोजर वाला एक्शन भी देखने को मिला है। कब्जा की गई जमीन को यहां पर मुक्त कराया गया है। इससे अगली खबर रहेगी लव जिहाद से जुड़ी हुई। उत्तरकाशी की पुरोला में होने वाली महापंचायत पर रोक लग गई है। आखिरी खबर आपको बिपरजॉय से जुड़ी हुई बताएंगे। अलर्ट करने को लेकर यह खबर है। आइए विस्तार से खबरें जानते हैं। महोबा में डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई और साथ ही युवक की भी जलकर मौत हो गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मृतक का नाम विजय है, जो बाइक से घर जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी और पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया है। यह हादसा महोबा शहर कोतवाली स्थित बिलबई तिराहे का है। खबर बहराइच से, जहां पर मुगलन पुरवा में आग लगने से 50 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचती, तब तक आग से काफी नुकसान हो चुका था। मोतीपुर तहसील के मोगलाहन गांव का मामला है। तस्वीरें देखिए आप। एक के बाद एक कई घर आग की चपेट में आए। 50 से ज्यादा घरों में रखा सब कुछ जलकर राख हो गया है। दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन इससे पहले कि दमकल की टीम मौके पर पहुंचती, आग पर काबू पाया जाता, तब तक यहां पर सब कुछ जल चुका था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देवरिया से है, जहां पर सलेमपुर तहसील क्षेत्र में अज्ञात कारणों से आग का तांडव देखने को मिला है। बड़े पैमाने पर मवेशियों की मौत हो गई है। पहली घटना कुणावल हरी गांव में हुई है, जहां पर 16 झोंपड़ियों में आग लग गई, जलकर खाक हो गई झोंपड़ियां। दूसरी घटना सलेमपुर तहसील के मजवलिया गांव में हुई है। यहां पर 5 झोपड़ियों में आग लग गई। इसी घटनाक्रम में 21 बकरियां, 22 मुर्गियां और 10 बतख जलकर मर गई। दोनों गांव में आग लगने से 21 परिवार बेघर हो गए हैं। जिला प्रशासन लोगों को राहत शिविर में भेज रहा है। शासन की तरफ से आर्थिक मुआवजे का भी आकलन किया जा रहा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके बाद कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे बच्चों ने रस्सी की मदद से नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। यह है दिल्ली का मुखर्जी नगर, वो एरिया जहां पूरे देश के बच्चे आईएएस पीसीएस बनने के ख्वाब के लिए कोचिंग करने आते हैं। लेकिन आज यहाँ जो हुआ, उससे कुछ देर के लिए मानो सबकी सांसें रोक दी। मुखर्जी नगर की एक कोचिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। तीसरी मंजिल से छात्र खिड़की तोड़कर रस्सी से लटककर नीचे उतरने लगे। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी विंडो एसी के सहारे उतरती गईं। दो तरफ से रस्सी से लटकते छात्र एक एक कर उतर रहे थे। ये आग सांस्कृतिक कोचिंग सेंटर में लगी थी। बच्चे पढ़ रहे थे, इसी दौरान कोचिंग में धुआं भरने लगा। दरअसल 1 मीटर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहाँ धुआं निकल रहा था, लेकिन छात्र परेशान हो गए और जान बचाने की कोशिश करने लगे। आपाधापी में कई लड़कियों और लड़कों को चोट आई है। कुछ बच्चे रस्सी से लटकते ही फिसलकर नीचे आ गए, जिससे वो जख्मी हो गए। ये खौफनाक मंजर देख नीचे लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी का बैग ऊपर से गिरता, किसी का जूता। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू किया। मुखर्जी नगर घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं। ऐसे में यहाँ ऐसी घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुभाष यादव गैंग के बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गिरफ्त में है 2 शातिर बदमाश। चंचल यादव के पैर में गोली लगी है और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जौनपुर से पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। गोबरा गांव में मुठभेड़ हुई है। जौनपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर गिरफ्तारी भी की गई है गोबरा गांव में बदमाशों की। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के मौके पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के भरतकुंड में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। पीएम मोदी जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 21 लाख दिए इस बार जलाए जाएंगे। अयोध्या का वैभव दुनिया देखेगी। एक नई अयोध्या बनने जा रही है। अयोध्या की सड़क दिल्ली की राजपथ की तरह नजर आएगी। जय श्री राम। जिस सादगी के साथ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के उस कालखंड में प्रभु श्री राम के ब्रह्मन्यायी के रूप में महात्मा भरत ने एक आदर्श हम सबके सामने रखा, यह भूमि उसकी साक्षात प्रतीक है। और आज मुझे महात्मा भरत की इस पावन साधना भूमि को देख करके, दर्शन करके मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं, गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इससे पहले सीएम योगी ने मणिराम दास जी की छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास जी से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, हालचाल जाना। इसके साथ ही सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी मुलाकात की, उनका भी हालचाल जाना। तो ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक चंपत राय का हालचाल जानने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, और दूसरी तस्वीर नृत्य गोपाल दास जिनसे मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी ने। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी का सोनभद्र दौरा कल प्रस्तावित है। सुबह 9 बजे सोनभद्र पहुंचने का प्रोग्राम तय किया गया है। 9:30 बजे जनसभा स्थल पर पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। 203 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। लगभग 400 करोड़ की वो सौगात देंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डाइट मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है। करीब 2 घंटे सोनभद्र में ही रहने वाले हैं सीएम। जिला प्रशासन की सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद देखने को मिल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल सोनभद्र का दौरा प्रस्तावित है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात वो सोनभद्र वासियों को देने वाले हैं। सहारनपुर के देवबंद में मौजूद देश में इस्लामी तालीम के बड़े केंद्र दारुल उलूम देवबंद का नया फरमान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दारुल उलूम का कोई भी छात्र अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। दारुल उलूम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान छात्रों को इंग्लिश या फिर किसी दूसरी भाषा की पढ़ाई करना बैन है। दारुल उलूम ने कहा है कि आदेश न मानने वाले छात्र को निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके लिए दारुल उलूम की ओर से नोटिस जारी किया गया है। और इस फरमान को लेकर दारुल उलूम के मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हमारा कोर्स बेहद मुश्किल है, किसी और कोर्स के साथ हमारे कोर्स की तालीम पूरी नहीं हो पाएगी। हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं। जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है।
इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। देवबंद दारुल उलूम के फरमान पर दारुल उलूम फरंगी महली के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने कहा है कि फरमान को गलत तरीके से समझा जा रहा है। हर इंस्टीट्यूशन का, हर इदारे का एक उसूल और ज़ाब्ता होता है कि वहाँ पर जो कोर्स और जो निज़ाम चल रहा है वहाँ के स्टूडेंट्स उसी निज़ाम को फॉलो करें, उसी सिलेबस को पढ़ें और उसी तालीमी निज़ाम को अपनी ज़िंदगी में उतारें। कहीं भी ये इजाज़त नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला बंदा या एक स्टूडेंट्स में एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला छात्र किसी दूसरे इदारे में या किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन में जाकर तालीम हासिल करे। यही बात दारुल देवबंद ने कही है कि वो जो निसाब दारुल देवबंद में अंग्रेज़ी का हो या दूसरी किताबों का हो जो जारी वसारी है, स्टूडेंट्स अगर दारुल में पढ़ते हैं तो वो उसी में दाखिला लें और उसी निज़ाम के तहत और उसी सिलेबस के तहत अपनी तालीम को जारी रखें। लिहाजा इसको इस तरीके से पेश करना कि वहाँ पर ये बात कही गई है कि स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये सरासर बेबुनियाद और झूठ है जो दारुल देवबंद पर आयद किया जा रहा है। दारुल उलूम के अंग्रेजी नहीं पढ़ाए जाने वाले फरमान का मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सभी भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। रहने वाले तलबा के लिए एक आदेश जारी किया है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं वो अरबी, फारसी, उर्दू तालीम के अलावा कोई दूसरी तालीम हासिल न करें। यानी मतलब ये है कि हिंदी, अंग्रेजी न पढ़ें। दारुल देवबंद के मोहतमिम या जिम्मेदार साहिबान ने ये फरमान क्यों जारी किया, ऐसा आदेश क्यों दिया, ये समझ से बाहर है। जबकि आज दुनिया की ज़रूरतें इस बात की हैं कि अंग्रेजी, हिंदी और दूसरी। अतीक के करीबियों पर ईडी ने एक साथ कई ठिकानों पर छापे मारे हैं, जिसके बाद करीब 100 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के 2 दर्जन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने माफिया अतीक अहमद के करीबी 2 बिल्डर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर आधी रात तक जांच और पूछताछ में जुटी रही। इस दौरान उनके घर से नकदी, जमीन से जुड़े हुए अहम दस्तावेज बरामद किए जाने की बात सामने आई है। ईडी ने ये छापेमारी लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और दिल्ली में की है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में संवेदनशील दस्तावेज और कंपनियों में लेन देन से जुड़े कागजात भी बरामद किए गए हैं। आज भी ईडी का एक्शन जारी रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने प्रयागराज और लखनऊ समेत आधा दर्जन शहरों में अतीक की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों का पता लगाया है। अतीक की 3 बेनामी संपत्तियों को चिन्हित भी कर लिया गया है। ईडी जल्द ही इन संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में है। इसके पहले 12 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पहले ईडी ने छापेमारी की थी। 12 अप्रैल को की गई छापेमारी में अतीक अहमद के फाइनेंसर, कई बिल्डर के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे। ईडी ने इस छापे के दौरान नोट गिनने की 2 मशीनें, करीब 74 लाख रुपए, जेवर और 200 से ज्यादा बैंक खातों का ब्यौरा जुटाया था। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हूं और ठीक हम अपने पीछे आपको दिखाना चाहेंगे, ये गुप्ता बंधु का आवास है। गुप्ता बंधु जो एक का नाम शरद गुप्ता है और दूसरे का संगीत गुप्ता है, जो एक कपड़े का बड़ा कारोबारी है और पिछले काफी सालों से कपड़े का भी कारोबार करते हैं। इसके साथ साथ अन्य भी कारोबार है। इनके दिल्ली और नोएडा लोकेशन पर जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को यहां से इकट्ठा किया गया। महत्वपूर्ण सबूतों की अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी यहां से इकट्ठा किया गया। ईडी ने नवंबर 2021 में प्रयागराज के फूलपुर इलाके में अतीक अहमद की 8 करोड़ रुपए की एक संपत्ति भी जब्त की थी। ये प्रॉपर्टी अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। इसके अलावा ईडी ने अतीक और उसके परिवार के साथ ही कंपनियों के कई बैंक खाते भी सीज कराए थे। अतीक अहमद और उसके परिवार से जुड़े लोगों के 13 बैंक खाते सीज किए गए थे। अतीक के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच ईडी की प्रयागराज यूनिट कर रही है। इन बैंक खातों में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा थे।
और अब एक बार फिर अतीक के करीबी ईडी के निशाने पर हैं। सभी एजेंसियां अतीक के काले साम्राज्य से जुड़ी हर जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच अतीक की अकूत संपत्ति पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में ईडी अतीक की अवैध संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। इस पूरे एक्शन में शाइस्ता और जैनब के बारे में भी सुराग मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर दमदार में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देश में इस्लामी तालीम के बड़े केंद्र दारुल उलूम का नया फरमान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दारुल उलूम का कोई भी छात्र अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। इसे लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग ने नोटिस जारी किया है। साथ ही सहारनपुर डीएम को 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। दारुल उलूम का नया फरमान, दारुल के छात्र अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, इसी को लेकर ये नोटिस जारी किया है राष्ट्रीय बाल आयोग ने। और इधर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण केस मामले में पॉक्सो केस की रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट में ब्रजभूषण को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस के पीपी अतुल श्रीवास्तव ने रिपोर्ट दाखिल की। पटियाला हाउस कोर्ट मामले की सुनवाई अब 4 जुलाई को करेगा। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग पहलवान की तरफ से ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत में दिल्ली पुलिस को नाबालिग के आरोप के मामले में अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। जो रसलर्स की कंप्लेंट पर केस रजिस्टर हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद हमने इसमें चार्जशीट है कंसर्न कोर्ट में फाइल कर दी है। इसमें सेक्शन 354, 354A और D इनके तहत हमने ब्रिजभूषण है उनके खिलाफ और मिस्टर विनोद तोमर हैं उनके खिलाफ भी 109, 354A, 354 एंड 506 IPC में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आगरा की रकाबगंज पुलिस ने फर्जी प्लेट लगाकर ऑटो चलाने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस को ऑटो के अंदर सवारी के साथ छीनती का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस अभियुक्त की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने ऑटो पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सवारी के साथ टप्पेबाजी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ये ऑटो में सवारियों को बिठाकर टप्पेबाजी और छीनती का शिकार बनाते थे। पुलिस ने ऑटो को सीज कर दिया है। और देश के सबसे बड़े कल्चरल सेंटर MMACC में इस साल गुरु पूर्णिमा पर्व पर परंपरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। 30 जून को सितार और बांसुरी वादन होगा। मशहूर सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार और उनके बेटे नीलाद्री कुमार शानदार प्रस्तुति देंगे, जिसके बाद बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उनके भतीजे राकेश चौरसिया जुगलबंदी करेंगे। तो 1 जुलाई को 3 पीढ़ियां एक साथ सरोद की प्रस्तुति देंगी। उस्ताद अमजद अली खान, उनके बेटे अमान और अयान के साथ उनके पोते जुहान और अबीर मनमोहक प्रस्तुति देंगे। तो ये जुगलबंदी देखने को मिलेगी गुरु पूर्णिमा पर्व पर। ये आयोजन होने जा रहा है NMACC में। 1 जुलाई को सरोद वादन होगा। जो परंपरा कार्यक्रम यहां पर रहेगा वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। सितार और बांसुरी वादन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जबकि 1 जुलाई को सरोद वादन होगा। 2 पीढ़ियों की जुगलबंदी एक साथ यहां पर नजर आएगी। मनमोहक प्रस्तुतियां यहां पर दी जाएंगी। उस्ताद अमजद अली और बेटे साथ ही पौत्र की भी यहां पर प्रस्तुति होगी। आगे बढ़ते हैं। ललितपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। आरोप यह है कि मुस्लिम लड़के ने नाबालिग का 5 महीने पहले अपहरण किया था और उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अब आरोपी लड़की से शादी करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है, साथ ही उसके परिजनों को भी धमकाया जा रहा है।
इधर केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता को लाने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार की ओर से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगी है। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने 30 दिनों में लोगों से सुझाव मांगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने यूसीसी को लेकर कहा है कि समान नागरिक संहिता समावेशी समाज के संकल्प को सशक्त बनाती है। ये हमारी संवैधानिक दायित्व भी है। 80 से ज्यादा देशों में ये लागू है, लेकिन इस पर कुछ लोग कम्युनल राजनीति कर रहे हैं। सिविल कोड के कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट पर कम्युनल कलर ज्यादा चलता रहा और आज 80 से ज्यादा देश हैं जहां पे कॉमन सिविल कोड है और वहां पर जो है वो पहली बात तो एक बात समझना चाहिए कि कॉमन सिविल कोड समावेशी समाज को सशक्त करने के लिए है। किसी भी मजहब, किसी भी धर्म की आस्था पर कभी भी जो है उस पर चोट नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरू से लेकर आखिर तक कुछ लोगों को लगता है कि हम डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं हमारे वो तो पूरे होने चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज हैं वो जो है वो उस पर जो है वो कोई बात ना करे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का हिस्सा है। और चलिए इसके साथ ही खबर दमदार में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस। सबसे पहले नजर हेडलाइन।